नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी मैजिक में। आज का हमारा चर्चा का बिंदु है कर्क रेखा और मकर रेखा का महत्व। हम बचपन से लेकर आज तक रटते आ रहे हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, जो कि विश्व के कुल 18 देशों से होकर गुजरती है, जबकि 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, जो कि विश्व के कुल 12 देशों से होकर गुजरती है। तो आखिर इन रेखाओं का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? अब आपके मन में जवाब आ रहा होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा वह अधिकतम स्थिति है जहां तक सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, उनके ठीक बाद में सूर्य की किरणों का तिरछापन होना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये 23.5 डिग्री तक ही क्यों लंबवत होती हैं, उससे आगे या फिर उससे कम क्यों नहीं? तो आज की वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानेंगे। साथ ही हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा आपने कभी नोटिस किया हो कि पूर्व दिशा से सूर्य उदय सदैव एक ही स्थान से नहीं होता, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की कुछ दूरी तय करता है। यानी गर्मियों में वह यहाँ से उदय होता है, जबकि सर्दियों में वह यहाँ से उदय होता है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? साथ ही अगर आपने कभी सोलर पैनल देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि सोलर प्लेट सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लगाई जाती है। उत्तर दिशा की ओर यहाँ उठी हुई, जबकि दक्षिण दिशा की ओर यहाँ झुकी हुई होती है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो आखिर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो जैसे हमारे घर का एक निश्चित एड्रेस होता है, तो ठीक वैसे ही हमने हमारी पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित एड्रेस डिफाइन करने के लिए हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की। क्योंकि जो पृथ्वी जो है वो गोलाकार है और गोलीय सतह पे किसी भी बिंदु के एक निश्चित एड्रेस के लिए मिनिमम 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है, एक क्षैतिज रेखा और दूसरी लंबवत रेखा। इसलिए हमने 2 रेखाओं की अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की। क्षैतिज रेखा जो है वो अक्षांश होती है, जबकि जो लंबवत रेखा है वो देशांतर रेखा होती है। अब अक्षांश रेखा के लिए हमने क्या किया, पृथ्वी के केंद्र से हमने 0 डिग्री पे एक एंगल बनाया। हमने क्या किया, पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, 0 डिग्री पे एक एंगल बनाया। जो एंगल बना यानी जो कोण बना उसे हमने कहा अक्षांश। क्या कहा हमने? उसे कहा अक्षांश। अब पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री पे चारों ओर हमने क्या बना दिया, कोण बना दिया। अब इन चारों ओर जो कोण बने उनको जो मिलाने वाली जो वृत्त होगा, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है इसलिए जो भी रेखा इनको मिलाएगी वो वृत्ताकार होगी। अब जो वृत्त बना उसको हमने कहा अक्षांश वृत्त। क्या कहा हमने? अक्षांश वृत्त। यानी जो अक्षांश है वो कोण को रिप्रेजेंट करता है और जो अक्षांश वृत्त है वह चारों ओर की जो रेखा होती है वो होती है, ठीक है। अब जो ये 0 डिग्री अक्षांश है वो पृथ्वी के मध्य से गुजरता है। यानी ये जो 0 डिग्री जो अक्षांश है वो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। अब पृथ्वी क्या है? अपनी भू है, तो इसके मध्य से जो भी रेखा जाएगी उसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा। इसे ही हम इक्वेटर कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अब इस 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जो ये उत्तरी गोलार्ध है उसमें जितनी भी रेखाएं स्थित होंगी वो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएंगी, जबकि जो नीचे वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध उसमें जितनी भी रेखाएं स्थित होंगी वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। अब अक्षांश रेखा बनाने के लिए हमने क्या किया, जैसे हमने पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री पे एक कोण बनाया था, ठीक हमने क्या किया, पृथ्वी के केंद्र से प्रत्येक 1 डिग्री पे एक कोण बना दिया। कितने डिग्री पे? प्रत्येक 1 डिग्री पे हमने एक कोण बना दिया, और जहां कोण बना वहां हमने अक्षांश वृत्त बना दिया। तो ऐसे कुल मैक्सिमम कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो टॉप पे बन गया 90 डिग्री का। अब जितने डिग्री का कोण होगा ठीक उतने ही डिग्री की क्या होगी? रेखा होगी। यानी 30 डिग्री का कोण है तो 30 डिग्री की क्या होगी? अक्षांश रेखा होगी, ठीक है। पहले हम कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद में हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी दिशा में है। यानी उत्तरी गोलार्ध में है तो हम नॉर्थ लिखेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में है तो हम उसे साउथ लिखेंगे। तो ये तो बात हो गई अपनी अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश जो रेखाएं वो वृत्ताकार होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। किसकी? देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा बनाने के लिए हमने क्या किया, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसके टॉप वाले भाग को हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव है, और नीचे वाले इसके साउथ जो गोलार्ध है उसके नीचे वाले भाग को हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हमने कहा देशांतर।
हमने इसे कहा देशांतर, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है वो देशांतर रेखा है। देशांतर जो रेखा है वो अर्धवृत्ताकार हो, चूंकि पृथ्वी जो है वो गोलाकार होती है तो टॉप से टॉप को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, अर्धवृत्त बनेगा। तो देशांतर जो रेखाएं हैं वो अर्धवृत्ताकार होती है, जबकि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, अब ये जो देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके आगे वाले भाग को हमने कहा पूर्वी भाग और पीछे वाले भाग को हमने कहा पश्चिमी भाग। यानी इस देशांतर रेखा के 0 डिग्री देशांतर रेखा के आगे जितनी भी रेखाएं स्थित होंगी उसे हम कहेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो पीछे जितनी भी रेखाएं स्थित होंगी वो कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा बनाने के लिए हमने क्या किया, पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री पे जो कोण बना उसे हमने कहा 0 डिग्री देशांतर। पहले तो हम जो कोण बना रहे थे वो ऊपर की ओर बना रहे थे, इस बार हमने कोण बनाया समानांतर, यानी जो पृथ्वी का जो मैक्सिमम जो वृत्त है, कौन सा, अक्षांश वृत्त, 0 डिग्री अक्षांश वृत्त, सबसे बड़ा गोला वही बनेगा। वहां पे हमने क्या किया, प्रत्येक 1 डिग्री पे एक कोण बना दिया और प्रत्येक 1 डिग्री पे हमने एक देशांतर रेखा बना दी। क्योंकि पृथ्वी का जो गोलाकार है और 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो हमने क्या किया, 180 डिग्री तो पूर्वी देशांतर बना दी और 180 डिग्री हमने क्या कहा, पश्चिमी देशांतर रेखाएं बना दी। यानी 180 तो हमने पूर्वी देशांतर रेखाएं बनाई और 180 ही हमने पश्चिमी देशांतर रेखाएं बनाई। अब बात करें कुल देशांतर रेखाओं की कि आखिर कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो 180 तो पूर्वी हो गई, 180 पश्चिमी हो गई और 0 डिग्री जो है वो बीच वाली होगी। तो आपके मन में आ रहा होगा कि भाई 361 जो है वो टोटल देशांतर रेखाएं होती हैं, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि जो पूर्वी देशांतर रेखा है, 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा है, वो दोनों रेखाएं एक है, इसलिए टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। अगर हम बात करें कुल अक्षांश रेखाएं की कि आखिर कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो अक्षांश किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 90 डिग्री तो कोण जो है वो ऊपर हो गए, 90 नीचे हो गए और एक 0 डिग्री का हो गए। तो टोटल जो अक्षांश बनेंगे, कुल अक्षांश की अगर हम बात करें तो टोटल अक्षांश होंगे 181। जबकि हम बात करें अक्षांश वृत्त की कि आखिर अक्षांश वृत्त या कहें तो अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, तो जो टॉप पे जो 90 डिग्री जो टॉप पे है वहाँ पे तो महज एक डॉट बिंदु बनेगा, वहाँ पे तो कोई भी हम वृत्त बना नहीं सकते, इसलिए एक ये माइनस हो जाएगा, एक ये माइनस हो जाएगा। टोटल अक्षांश 181 थे, तो 179 जो है वो अक्षांश वृत्त होंगे। एग्जाम में सवाल पूछता है कि अक्षांश वृत्त क्या कितने होते हैं, और हमारा तो रटा रटाया होता है, हम ठोक के आते हैं 181, जो कि आंसर क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, क्योंकि अक्षांश वृत्त जो है वो 179 होते हैं, जबकि जो अक्षांश है वो 181 होते हैं। अगर बात इन दोनों रेखाओं के डिफरेंट की करें तो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो है वो दूरी समान होती है। यहाँ पे आपको नजर भी आ रही होगी कि अक्षांश रेखाओं के दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो सदैव समान होती है, जबकि जो दो देशांतर रेखाएं हैं उनके मध्य जो दूरी है वो सदैव समान नहीं होती। यहाँ जो है ध्रुवों पे तो ये दूरी ना के बराबर होती है और विषुवत रेखा पे यह दूरी जो है वो मैक्सिमम होती है, यानी कुछ विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे इनके मध्य की जो दूरी है वो कम होती जाती है। देशांतर जो रेखाएं हैं वो समय का निर्धारण करते हैं, जबकि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो सामान्यतः तापमान का निर्धारण करती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, तो ये जो है वो अक्षांश रेखाओं से संबंधित होते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे, और अधिक अध्ययन हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के टॉपिक में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा की। तो इतनी तो बात हमें समझ में आ गई होगी कि भैया जो कर्क रेखा है वो क्षैतिज होगी और मकर रेखा भी क्षैतिज होगी, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये अपनी 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गई, और ये अपनी 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा हो गई। अब बात करते हैं कि ये 23.5 डिग्री का फंडा क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सब ने रटा हुआ है, बचपन से हम याद करते आ रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। क्या पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी पृथ्वी जो है वो ऐसे ना हो कि पृथ्वी कुछ इस तरीके से होती है।
साथ ही हमें ये भी पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसका जो झुकाव है, यानी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, वो सदैव एक ही डायरेक्शन में होती है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कुछ इस तरीके से चक्कर लगाती है। अब इस तरीके से जब चक्कर लगाएगी तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें, मान लेते हैं यहाँ पे मकर रेखा पे है जो है वो सूर्य की किरणें लंबवत हो रही है, तो यहाँ से यहाँ पे जब जैसे ही पृथ्वी आएगी तो ये जो मकर रेखा पे जो सूर्य की किरणें लंबवत हैं वो यहाँ पे कर्क रेखा पे जो है वो सूर्य की किरणें लंबवत हो जाएंगी। ठीक है, और जो यहाँ पे ऊपर वाले स्थान है वहाँ पे जो है वो विषुवत रेखा पे जो है सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, अब पृथ्वी जो है वो अपना राउंड जो है सूर्य के चारों ओर 12 महीने में चक्कर लगाती है, और सूर्य को सिर्फ कर्क रेखा से और मकर रेखा के मध्य दूरी तय करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाने में उसे 6 महीने का टाइम लगेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 6 महीने का टाइम लगेगा। यानी विषुवत रेखा से जब सूर्य कर्क रेखा की ओर जाएगा तब 3 महीने का टाइम लगेगा, फिर कर्क रेखा से विषुवत रेखा आने में फिर 3 महीने, फिर कर्क विषुवत रेखा से विषुवत रेखा से मकर रेखा आने में फिर 3 महीने, और फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर 3 महीने। यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 6 महीने रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जो है वो 6 महीने रहेगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सूर्य की किरणें साल में 2 बार जो है वो लंबवत होंगी। अब सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत होंगी तो साल में इस क्षेत्र में 2 बार जो है वो जीरो शैडो डे देखा जाएगा, यानी जीरो परछाई बनेगी। परछाई जब कब नहीं बनेगी, जब सूर्य की किरणें लंबवत होंगी। किसी भी वस्तु पे जब ऊपर से हम प्रकाश डालेंगे तो जो है वो परछाई बनेगी नहीं। तो इस क्षेत्र में यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो है वो साल में 2 बार रेखाएं सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत होंगी, जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा पर केवल साल में 1 बार जो है वो सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत होंगी। अब साल भर यहाँ पे जो है वो सूर्य का प्रकाश आता रहेगा। ठीक है, अब साल भर जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में होगा तो यहाँ का जो है वो तापमान जो है वो ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक होगी। साथ ही यहाँ पे इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होगी। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा के मध्य विश्व की 75% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा पे आखिर सूर्य कब कब लंबवत होता है। तो मकर रेखा पे सामान्यतः 21 दिसंबर को जो है वो सूर्य जो है वो लंबवत होता है। ठीक है, अब यहाँ से मकर रेखा से विषुवत रेखा पे आने में कितना टाइम लगेगा, यानी ये मकर रेखा है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 महीने का। तो 3 मार्च को जो है वो सूर्य जो है लंबवत हुआ। 21 मार्च को विषुवत रेखा पे जो है वो सूर्य लंबवत होगा। फिर मार्च से अगले 3 महीने में यानी 21 जून को जो है वो कर्क रेखा पे लंबवत होगा। अब चूंकि मैक्सिमम जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, यहाँ पे सूर्य लंबवत होगा, इसके आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके आगे तो तिरछापन होगा। तो जो जब यहाँ पे कर्क रेखा पे जब सूर्य लंबवत होगा तो उस दिन जो है यानी 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होगा कर्क रेखा पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन होगा जून महीने में। जबकि ठीक विपरीत स्थिति यानी दक्षिणी गोलार्ध में यह जब मकर रेखा पे जाएगा तो दिसंबर महीने में जो है वो मकर रेखा पे सूर्य लंबवत होगा। तो यहाँ पे साल का सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 दिसंबर को होगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह 21 जून को होगा। जब यहाँ पे साल का सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ साल की सबसे बड़ी रात होगी, और जब यहाँ साल का सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ साल की सबसे बड़ी रात होगी। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी जो स्थिति इसमें घटित होगी, यहाँ पे तापमान अधिक है तो यहाँ पे गर्मियों के दिन होंगे, और यहाँ पे तापमान कम होगा तो यहाँ पे सर्दियों के दिन होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति होती है। ठीक है, अब कर्क रेखा से फिर मकर रेखा पे जाएंगे तो फिर अगले 3 महीने में यानी सितंबर महीने में जो है वो फिर विषुवत रेखा पे सूर्य क्या होगा, लंबवत होगा। तो ये तो बात होगी सूर्य के कर्क रेखा और मकर रेखा की। अब इतनी बात और समझ में आ रही होगी कि भैया जो हमें जो सूर्य जो पूर्व दिशा से एक स्थान से उदय होता नहीं दिखाई देता, उसका मुख्य रीजन क्या है। ये चूंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा से लंबवत रेखा की ओर मूव करती हैं, तो इसीलिए हमें जो पूर्व डायरेक्शन से जब सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है तो वो गर्मियों में यहाँ पे नज़दीक की ओर यानी उत्तर की ओर दिखाई देता है, उत्तर की ओर, और सर्दियों में यह दक्षिण की ओर यानी कुछ इस तरीके से
यहाँ से यहाँ तक की जो गति है वो बेसिकली कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य की गति है। जब सूर्य उत्तर की ओर जाएगा तब हम उसे कहेंगे कि सूर्य उत्तरायण हो गया, और जब सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा तब उसे हम कहेंगे सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो गया। अब बात करते हैं सोलर प्लेट की। तो अब ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि सोलर प्लेट को हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्यों लगाते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सोलर पैनल को सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर लगाते हैं, उत्तर डायरेक्शन की ओर उठा देते हैं। क्यों उठाते हैं, क्योंकि जब सूर्य की किरणें एंगल बनेगा, यानी अगर तिरछापन रहेगा तो सूर्य का जो है किरणों का रिफ्लेक्शन होगा, और हमें रिफ्लेक्शन तो करना है नहीं, क्योंकि हमें तो उसकी ऊर्जा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे 23.5 डिग्री उठा देंगे। अब 23.5 डिग्री जब हम इसे ऊपर करेंगे, जब सूर्य की किरणें फिर क्या होंगी, लंबवत होंगी तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिससे हम ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कर्क रेखा और मकर रेखा के महत्व की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।